एहसन जुल्फ़कार जो हैं वो घिसटते हुए जा रहे हैं, ज़ख्मी हालत में महफूज मुकाम की तरफ जा रहे हैं। आगा खान अस्पताल की भी इमरजेंसी में वो 6 घंटे पड़े रहे। 1 घंटे इमरजेंसी में ये पड़े रहे। ये रैंकर्स होने की वजह से पड़े रहते हैं या पीएसपी अफसर होता है? बेइत्नाई वाली बात है, बेइत्नाई वाली बात है। और आपका अपना ऑफिसर जो है वो जख्मी हुआ है। अपने लोगों को अपना ना समझने वाली। पीएलसी नाम का कोई इदारा अभी भी है? असल हाँ शायद है, तो नाम मेरे ख्याल से जो चल रहा है। सेक्शन किस जख्म में हुआ है? उस जख्म में हुआ है जहाँ उनको गोली लगी। इससे अफसरान और अहलकारों का मोराल अप हुआ होगा या डाउन हुआ होगा। और वो गुस्सा कहाँ उतारेंगे? जब उनके पास असला होगा तो किसके ऊपर उतारेंगे? आवाम पे तो उतारते हैं। इसका जो है ग्राफ जो है वो ऊपर गया है, जिसमें पुलिस ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ कोई ज्यादती की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर, आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। डीएसपी एहसन जुल्फ़िकार का इंतकाल हुआ है और ये वही डीएसपी हैं जो अरमगान केस में जिनको गोली लगी थी और वो फिर उनका इलाज चलता रहा, फिर उनको इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन के बाद उनका इंतकाल हो गया। अभी पिछले ही हफ्ते उनका इंतकाल हुआ। मामला ये है कि पुलिस ने उनके इलाज पर कितनी तवज्जो दी और उनके इंतकाल की वजह से पुलिस का मोरल डाउन हुआ है या नहीं, इस पर आज बात करेंगे। मेरे साथ फ़हीम सिद्दीकी हैं। फ़हीम सिद्दीकी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका अपना चैनल है FIR फ़हीम सिद्दीकी और वो इस पर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बताइए। बहुत ही एक ऐसा मौजू है आज जिस पर बहुत कम बात की जाती है तो, और एक अच्छा अफसर जो इंजीनियर था, BE था, और उसके बाद पुलिस में आया। पुलिस में पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कम होते हैं। मैं ये बात कोई उसमें नहीं कह रहा, किसी को इस पे वो नहीं होना चाहिए, दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये हकीकत भी है। आम तौर पर जो ASI भर्ती होते हैं वो इंटर बेस के ऊपर या बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन की बेस के ऊपर आ जाते हैं। ये 1990 का बेच है जो बड़ी मुश्किल से बाद में जो है वो DSP हुआ और बड़े इनके साथ इस बेच के साथ मामलात रहे कि इनको जो है वो नहीं किया जा रहा था, DSP नहीं बनाया जा रहा था इंस्पेक्टर के बाद। रैंकर्स और PSP अफसरान का भी मामला चलते रहते वो चलते रहते वही वाला बैच था ये वही बैच था और बड़ा इनके साथ बेचारों के साथ जो है वो भी हुआ, इन्हें नुकसान भी हुआ और बहुत से इस बैच के लोग जो हैं वो रिटायर भी हो चुके हैं और DSP लेवल पर रिटायर हो गए। जबकि अगर इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती जो हुई पुलिस डिपार्टमेंट में, तो बहुत से शायद अफसरान जो हैं वो इसमें SP लेवल पे जाके रिटायर होते हैं। लेकिन खैर ये हमारा मौजू नहीं है। लेकिन एहसन जुल्फ़कार की हद तक ये बात ज़रूर है कि एहसन जुल्फ़कार उस बैच से ताल्लुक़ रखते थे। फ़हीम, पहले हम शुरू करते हैं कि ये बताएं कि एहसन जुल्फ़कार के साथ हुआ क्या था? एहसन जुल्फ़कार बेसिकली जो है वो जब मुस्तफ़ा आमिर को अगवा किया गया, ये पिछले जनवरी की बात है, पिछले साल जनवरी की बात है, और इसके ऊपर जो है वो एक FIR जो है वो दरख्शां थाने में दर्ज हुई। वजीहा आमिर जो मुस्तफ़ा आमिर की वालदा थी उनकी मुद्दईयत में। तो इस वाक़े में एक मौके पे जब अरमगान को वजीहा आमिर की वालदा ने फ़ोन करके उससे मुस्तफ़ा आमिर के बारे में पूछा, और ये पूछा इस बुनियाद पर कि जो राफ़े एक दोस्त था मुस्तफ़ा आमिर का, उसको मुस्तफ़ा आमिर ने अरमगान के घर जाने से पहले एक वॉइस नोट भेजा था कि मैं काले के घर जा रहा हूँ, अरमगान के घर, तुम भी जिम से फ़ारिग होकर वहीं आ जाना। लेकिन ज़ाहिर है उसके बाद जो अरमगान उसका मुस्तफ़ा आमिर का कुछ पता नहीं चला। जब इस वॉइस मैसेज की बुनियाद पर मुस्तफ़ा आमिर की वालदा वजीहा आमिर ने अरमगान को फ़ोन करके जानना चाहा तो अरमगान उस पर घबरा गया था और ये कराची आने के बाद जो है स्कर्दू चले गए थे दुरेजी में आमिर को जिंदा जलाने के बाद। उसने वाक़े को, अरमगान ने वाक़े को रुख देने के लिए कि ये किडनैपिंग फॉर रैंसम का मामला है, एक तावान के लिए कॉल की वजीहा आमिर की बात। जब ये कॉल आई तो जो एक पुलिस का हमारा एक निज़ाम है उसके तहत जो है ये केस किडनैपिंग फॉर रैंसम का करार देकर जो है वो एंटी वायलेंट क्राइम सेल को भेज दिया गया जो किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस चलाने के लिए, उनकी तफ्तीश के लिए। इस तरह से ये केस जो है दरख्शां थाने से AVCC में ट्रांसफ़र हो गया। फिर जब इसके ऊपर जो ये हुआ कि आमिर की जब लोकेशन वगैरह निकाली गई, लास्ट लोकेशन निकाली गई मुस्तफ़ा आमिर की उसके फ़ोन की, तो वो अरमगान के घर की आ रही थी। अरमगान की भी जब निकाली गई तो वो भी उस दिन इत्तेफाक से वहीं की आ रही थी, उसके घर की गिजरी में जो वाक़या घर था। इस पर जो है वो मजिस्ट्रेट से वारंट्स लिए गए
और मजिस्ट्रेट ने ये पाबंद किया कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है आप सर्च करके आप मुझे आकर जो है रिपोर्ट देंगे। अच्छा, ये जो ऑर्डर्स मिले, ये मिलते मिलते भी इन्हें 3-4 बज गए थे। इत्तेफाक से वो दिन वो थे जब कराची में जो पोलियो की कैंपेन भी चल रही थी। नफरी की कमी का सामना था, एवीसीसी के भी एहलकार जो हैं वो पोलियो के कैंपेन में जो है वो दे दिए गए थे कुछ। तो नफरी की इस कमी को पूरा करने के लिए जो क्लरिकल स्टाफ है एवीसीसी का, वो भी ले लिया गया इस छापे के लिए, और साथ साथ जो है डीएसपी एडमिन एहसन जुल्फकार को भी ले लिया गया, जिनका इस छापे पे जाना बनता ही नहीं था। एडमिन के थे वो तो डीएसपी एडमिन था, उसका जाना बनता ही नहीं था। ऑपरेशन के नहीं थे वो, ऑपरेशन के नहीं थे, एडमिन के थे। अच्छा, पुलिस के लोगों से बात करो तो वो तो ये कहते हैं कि जी जब ज़रूरत होती है तो कोई भी किसी को भी ले लिया जाता है। ठीक बात है, लेकिन बतौर एडमिन, डीएसपी एडमिन, ना तो वो ये केस डील कर रहे थे, ना उनका वहाँ जाना बनता था। लेकिन जो एसएसपी उस वक्त के थे अनिल हैदर, उन्होंने इनको भी ले लिया एहसन जुल्फकार को। अब जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद पहले तो जाहिर है आपने वो वीडियोस भी देखी होंगी सीसीटीवी, जितने टहलते हुए बड़े मज़े से घर में दाखिल हो रहे हैं, ऐसे जैसे हमने तो पिछली पिकनिक मनाते हैं। बल्कि तो हमने एक मरतबा हम पूरा तफसील के साथ कर चुके हैं जी। अगर आप लोगों को व्यूअर्स देखना हो तो ये एक लिंक आ रहा है टॉप पर, तो आप जो है वो उसको लिंक को प्रेस करके क्लिक करके उसको वहाँ देख सकते हैं। हमने पूरी तफसील के साथ इसकी सिर्फ इसी केस के ऊपर जो है वो मैंने और फ़हीम ने ये पूरा एक पॉडकास्ट किया था। जी फ़हीम। तो जब ये वहाँ पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद जो है ये घर के अंदर दाखिल हुए हैं, तो सीसीटीवी फुटेज में मौजूद है कि उस वक्त जो है अरमकान को इब्तिदा में पता नहीं चलता। पुलिस जो है उसके 2 मुलाजमीन को जो है वो हिरासत में ले लेती है, ऊपर उसके कमरे तक जाती है, कमरे का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करती है, नहीं खोल पाती, जब वापस जाती है, लेडी पुलिस एहलकारों को लेकर आती है, तब भी जो है नाकाम। जब वो वापस उतर रहे होते हैं उस वक्त जो है अरमकान को पता चलता है, और अरमकान जो है वो सीसीटीवी कैमरास का जो प्रीव्यू था उसमें आकर देखता है तो उसे नज़र आ जाता है कि कुछ लोग जो हैं वो मौजूद हैं। इस पर वो नीचे उतरता है सीढ़ियों से और फायरिंग करता है, और ये फायरिंग जब वो करता है तो ये जो पुलिस एहलकार वापस जा रहे होते हैं, जिसमें एहसन जुल्फकार भी थे, ये इनकी टांगों में गोलियां लगती हैं। और आप वीडियो में देखें कि एहसन जुल्फकार जो हैं वो घिसटते हुए ज़ख्मी हालत में महफूज मुकाम की तरफ जा रहे हैं। किसी अफसर को इस तरह छोड़ के चले जाना, ये भी नॉन प्रोफेशनलिज्म है पुलिस का। खैर, हम इसके ऊपर फिर कभी बात कर लेंगे। उसके बाद जो है वो एहसन जुल्फकार को जो है वहाँ से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, आगा खान अस्पताल। और आगा खान अस्पताल की भी इमरजेंसी में वो 6 घंटे पड़े रहे। हाँ, ये बड़ा अजीब सी बात है कि एक पुलिस ऑफिसर जो कि प्रोफेशनली एक पुलिस मुकाबले में ज़ख्मी होकर आ रहा है, और वो आगा खान जैसे अस्पताल में भी 6 घंटे तक जो है वो इमरजेंसी में पड़ा रहा। जी। और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, और फिर उस ट्रीटमेंट को जो है वो उसमें जो ज़ाहिर है जो कर सकते थे आगा खान वाले, उन्होंने किया। यहाँ पर जो है ना एक चीज़ आ गई कि पुलिस में एक बाकायदा सिस्टम है कि आप किसी भी कोई भी एहलकार जो है वो 1 साल में 10 लाख रुपए अपने मेडिकल के लिए ले सकता है। अच्छा, हुआ ये कि इधर एहसन जुल्फकार इस वाक़े में ज़ख्मी हुए और कोई 1.25 महीने के बाद ही जो है वो रिटायर भी हो गए। यहाँ फ़हीम मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा ये पूछने के लिए कि ये पीएसपी ऑफिसर्स और रैंकर्स, इन दोनों के दरमियान ओहदों की बड़ी एक जंग चली थी जो कि अदालतों में भी गई थी। बिल्कुल ऐसे ही। और अदालतों में जाने के बाद फिर उस पर ज़्यादा फैसले जो हुए थे, तो जो रैंकर्स थे जो एसपी तक आ चुके थे वो रिवर्ट भी हुए थे। जी बिल्कुल। तो ये रैंकर्स और पीएसपी का एक जो है वो एक खलीज है दोनों के दरमियान, आज तक है। आज तक है। तो क्या ये जो 6 घंटे इमरजेंसी में ये पड़े रहे, ये रैंकर्स होने की वजह से पड़े रहते हैं, या पीएसपी अफसर होते तो शायद ये 6 घंटे? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर आप ये भी देखिए कि उन 6 घंटों में कोई आला पुलिस ऑफिसर अस्पताल नहीं पहुंचा था। इवन जो डीआईजी थे एवीसीसी के, सीआईए के मुक़द्दस सदर साहब, वो भी नहीं पहुंचे। ना कोई आईजी या कोई और सीनियर अफसर जो है वो आगा खान अस्पताल पहुंचा था उस रोज़। ठीक है, ये एक बड़ी अजीब सी बेइत्नाई वाली बात है, बेइत्नाई वाली बात है। और आपका अपना ऑफिसर जो है वो ज़ख्मी हुआ है, अपने लोगों को अपना ना समझने वाली बात है ये। अच्छा, उसके बाद जो एक वक्त जो मैंने आपसे पहले कहा कि 1 साल में जो है 10 लाख रुपए तक जो है वो कोई भी पुलिस ऑफिसर, पुलिस के एहलकार जो है वो मेडिकल के मद में ले सकता है, वो खर्च हुए आगा खान अस्पताल में इनके ऊपर, एहसन जुल्फकार के ऊपर। और शुमाई किस्मत के जनाब वो 1.25 महीने के बाद वो रिटायर हो गए।
अब रिटायरमेंट के बाद एक वक्त वो आया कि उनके जख्मों में 1 महीने बाद, यानी कि जब जो है वो सवा महीना जब 1 जनवरी में केस हुआ था, 7 जनवरी को ये वाकया हुआ है। ठीक है। और मुझे याद है 23 मार्च को 22 मार्च कह लीजिए, क्योंकि 23 मार्च छुट्टी होती है, 22 मार्च को जो है इनकी सालगिरह थी और वो भी था, और ये क्या कहते हैं रिटायर हुए। और रिटायरमेंट जो 23 मार्च की है उनकी बनती है, वो तो 23 मार्च छुट्टी की हम नहीं कह रहे, वही 23 मार्च जो है उनके इस दुनिया से जाने का भी दिन है। अपनी सालगिरह वाले दिन ही एहसन जुल्फ़िकार जो इस दुनिया से गए हैं। खैर हम उसके ऊपर बाद में आगे जाके बात कर लेंगे। अभी मैं आपको बताया था जब वो रिटायर हुए हैं तो रिटायरमेंट के बाद उनके ज़ख्मों में इन्फेक्शन फैल गया था। उन इन्फेक्शंस की वजह से इन्हें दोबारा जो हॉस्पिटल जाना पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। अब अस्पताल के और चक्कर लगना शुरू हो गए थे एहसन जुल्फ़िकार के, सही, और 1 से ज़ायद मरतबा ये चक्कर लगे हैं। और इस दौरान जो है कई मरतबा एडमिट भी हुए हैं, कई मरतबा एडमिट हुए हैं। टांगों में वो क्या कहते हैं एक जाल सा बना के जो है वो डाल दिया जाता है, वो इनकी टांगों में डला हुआ था। और मेरी इत्तेफाक से खुद एक और इन्हीं की बैच के डीएसपी निहाल सिद्दीकी रिटायर हो गए, उनकी बेटी की शादी में कुछ अरसे पहले मेरी मुलाकात भी हुई थी। वो निहाल से चूंकि बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो उनकी बेटी की शादी में आए थे, तो उनके दोनों पैरों में मैंने वो जाल बने हुए देखे थे। मैंने उनसे कहा भी था आप ये इस हाल में क्यों आ गए, कहा कि यार बेटी की शादी थी इसलिए मैं आ गया। एहसन जुल्फ़िकार अस्पताल आ जा रहे थे और इस दौरान जो है कुछ नहीं तो 55 लाख रुपए का बिल जो है वो बन चुका था। ये बिल भेजा गया महकमे को, क्योंकि जाहिर है इनको तो यही वो थी उम्मीद थी कि जी मैं ड्यूटी के दौरान जख्मी हुआ हूँ, मेरा इलाज जो है महकमे की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बिल जो है वो पड़ा रहा आईजी सिंध की टेबल के ऊपर जब तक वो रिटायर नहीं होगा 31 दिसंबर 2025 को, गुलाम नबी मेमन साहब। उसके बाद जो है आ गए हमारे मौजूदा आईजी जावेद ओडो साहब। ओडो साहब ने भी टिल डेथ ऑफ एहसन जुल्फ़िकार उस बिल को अप्रूव नहीं किया, और इस दौरान मजीद जो है वो इलाज के ऊपर पैसे खर्च हुए एहसन जुल्फ़िकार। क्या उन लोगों के पास इख्तियार था कि वो इस बिल को अप्रूव कर देते? बिल्कुल, तभी तो उनकी टेबल पर था, उन्होंने करना था। भाई आपके डिपार्टमेंट का एक शख्स जो है वो जख्मी हुआ है और दौरान ड्यूटी एक मुलजिम की गोली लगने से जख्मी हुआ है, उसका केस है पुलिस मुकाबले की एफआईआर है, वो केस अदालत में चल रहा है, ऑन ड्यूटी हुआ है, और उसका केस भी नहीं था, उसको जबरदस्ती भेजा भी गया। अब इसके ऊपर जो है वो आईजी साहब जो भी साबिक थे और अभी जो है उनको इसके ऊपर देख लेना चाहिए था, ताकि उसके इलाज में अगर कहीं कोई रुकावट आई है तो वो जो है हल हो जाती। होता है ना फैमिली में कि जनाब वो साउथ सिटी में इलाज नहीं करा पा रहे थे, आखान में इलाज नहीं करा पा रहे थे, एक वक्त ये आ गया था तो मजबूरन लियाकत नेशनल में उनका इलाज हो रहा था। आखिरी जो सांसें ली हैं उन्होंने वो लियाकत नेशनल के बेड के ऊपर ली हैं। तो और आखिरी दिनों में तो सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो गई थी, सूजन पूरी बॉडी पे फैल गई थी, और जो उनके इन्फेक्शन रोकने के लिए जो उन्हें दवाएं दी गई उन दवाओं से जो है वो गुर्दों पे असर हुआ, और उससे जो जिस्म पे सूजन आना शुरू हो गई, और 2 दिन पहले तो मौत से उन्हें जो है वो वेंटिलेटर पे भी डाल दिया गया था। और ईद के तीसरे रोज़ जो है वो इस दुनिया से चले गए। और मैं ये कहूँगा कि एहसन जुल्फ़िकार अपने महकमे की बेहतनाई का शिकार हुए हैं। एहसन जुल्फ़िकार जो हैं वो अगर उनका इलाज, वैसे तो हम ज़ाहिर है हमारा तो ईमान है कि जिसकी जितनी ज़िंदगी है उतनी ही होनी, लेकिन जब कोई इस तरह से शख्स जाता है तो कुछ जिम्मेदारी जो है वो लोगों की भी होती है, और ख़ास तौर पर उस महकमे की होती है जहाँ वो बिल्कुल ऐसे ही है ज़ख्मी हुए दौरान ड्यूटी। और इससे जो आपका सवाल था जिससे आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था अरमान, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इससे अफसरान और अहलकारों का मोराल अप हुआ होगा या डाउन हुआ होगा? एग्जैक्टली, बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत बड़ा सवाल है। यकीनन डाउन हुआ होगा। आप उसे आज शहीद करार देने के लिए भी कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली भाई किस बात की? वो शख्स जो है वो दौरान ड्यूटी जख्मी हुआ था और आपने उसको भेजा है, आप उसे लेके गए साथ। मतलब ये सब आया है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है कि जनाब अभी पता चलाएंगे कि वो उस दिन ड्यूटी पे थे नहीं थे, इसमें इंक्वायरी की क्या बात है? और शहीद तो उन पुलिस एहलकारों को भी दिया जाता है जो खुदा ना खास्ता जो है वो किसी उसमें घर से निकले और किसी फायरिंग का निशाना बन गए। इसमें ये कहा जा रहा है कि जी चूंकि वो 1 साल के बाद उनका इंतकाल हुआ है तो इन्फेक्शन किसी और वजह से भी हो सकता है। भाई इन्फेक्शन हुआ ही क्यों? इन्फेक्शन किस जख्म में हुआ है? उस जख्म में हुआ है जहाँ उनको गोली लगी थी। गोली कहाँ लगी थी?
देखिए इन्फेक्शन किसी और वजह से हो सकता है, ये बड़ी अजीब सी बात है, ठीक है। और चूंकि इलाज चल रहा था, और वो सारी मुकम्मल रिपोर्ट्स सेहतयाब मौजूद हैं, नहीं हुए थे। नहीं हुए थे। मैं बता रहा हूँ ना कि कुछ अरसे पहले ही मेरी तो मुलाकात जब हुई है, ये मेरी उनके वो जाल था उनके उस अच्छा, पे। और ये इंक्वायरी कमेटी का बनाना इस वक्त, इस उनको शहीद करार देने के, अच्छा उनको शहीद करार दे देंगे तो उनको अलाउंसेस वगैरह और मजीद डेफिनेटली मिलेंगे, और डेफिनेटली ये और उनका एक जो है वो स्टेचर जो है वो शहीद का आ जाएगा। शहीद का जाएगा। जो असल कोशिश है उनके बेजमेट्स की, बिल्कुल ऐसे ही। वो ये है कि बेसिकली कि किसी तरह उनके बेटे को जो है वो शहीद कोटे पे कोई नौकरी मिल जाए, बिल्कुल। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन इससे पहले जो है वो ये है कि उन्हें शहीद माना तो जाए। अच्छा, अब ये जो कमेटी बनाने की बात हो रही है और ये तमाम चीज़ें बातें हो रही हैं, इससे तो मज़ीद जो ऑफिसर्स हैं उनका मोरल मज़ीद डाउन नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। कैसे जो है वो डिफेंड अपना लोगों को कैसे डिफेंड करेंगे, डाकुओं से कैसे मुकाबला करेंगे? ये छापों के अंदर जाएंगे तो अपने हाथ जान हथेली पर रख के क्यों जाएंगे फिर वो? कोई भी नहीं जाएगा, कोई नहीं जाता। और आप तो देख लीजिए ना कि जो सूरत हाल है इसमें, क्राइम ग्राफ आप उठाकर देख लीजिए। मौजूदा आईजी साहब ने जो है अभी हालिया बयान दिया है कि कराची की सूरत हाल जो है वो लंदन और न्यूयॉर्क से बेहतर है क्राइम के हवाले से। तो अगर आप, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप जो आलमी इदारे हैं जो रैंकिंग करते हैं क्राइम के हवाले से दुनिया भर के सिटीज़ की, उनमें कराची को देख लीजिए, लंदन और न्यूयॉर्क को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना बेहतर है। अच्छा फ़हीम, ये पुलिस जो है वो अपनों के साथ ये कर रहे हैं, तो फिर ये अवाम के साथ क्या करेंगे? ये रैंकिंग की बात करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, ये अवाम के साथ क्या करते होंगे? और जो ख़ास तौर पर वो केसेस जो आपको याद है जब हम लोग अखबारात में थे तो CPLC में बहुत सारे केसेस ऐसे आते थे जिसमें जो पुलिस है उसने टॉर्चर किया होता था या उसने कोई ज़्यादती की जाती थी, शहरी जाते थे पुलिस ML कराने के लिए ताकि जो है वो पुलिस के ख़िलाफ़ केस कर सकें, और वो उनको लेटर नहीं देते थे। ML कराने के लिए लेटर, पुलिस लेटर ज़रूरी होता है, तो वो CPLC के ज़रिए जो है वो जाते थे और CPLC उनको लेटर देती। अब तो जो है वो CPLC भी मेरे ख्याल से लेटर पता नहीं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कुछ पता चल रहा है आपको? अब क्या इस नाम का कोई पुलिस इदारा क्या है? बहुत अच्छी हो गई है? नहीं, बहुत क्या ज़्यादा CPLC नाम का कोई इदारा अभी भी है? असल हाँ शायद है, तो नाम मेरे ख्याल से जो चल रहा था अभी उसकी। देखिए बात यह है कि सब कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं, ठीक है। जो इस वक्त CPLC चीफ हैं ज़ुबैर हबीब साहब, वो एक तवील अरसे से जो है चीफ के मनसब पर फाइज हैं, और ये इतने अरसे जो है वो नहीं रह सकता कोई भी शख्स। जो टर्म्स हैं वो पूरे हो चुके हैं उनको, मेरे ख्याल है 2 टर्म वो पूरे कर चुके हैं, अब शायद तीसरी मरतबा वो तीसरे मुद्दत के लिए वो मौजूद हैं। और इस वक्त भी, कल भी जो है वो जब मेरी बात हो रही थी उनसे इत्तेफाक से कल, तो वो IG सिंध के साथ जो है वो इंटीरियर के दौरे पर थे। कितनी उनकी ज़रूरत है इंटीरियर में? कराची के पुलिस चीफ हैं वो हैं सिटीजन पुलिस लाइजेंस कमेटी के वो हैं, और अगर उसका दायरा इख्तियार आपने सिंध तक बढ़ा भी दिया है तो भी जो है वो चीफ के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो IG के साथ जो है घूमता फिरे। अब मसला ये है कि जो बात आप कर रहे हैं कि CPLC जो है वो बाकायदा एक लेटर देती थी, उसकी बुनियाद पर अगर पुलिस की ज़्यादती का शिकार लोगों को जो है ML कराने में आसानी हो जाती थी, आज लोगों को ये बात पता भी नहीं है। किसी का कोई वाक़या हो जाए, किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाए, किसी के साथ कोई वो क्या कहते हैं ज़ख्मी हो जाए किसी उसमें, पुलिस उसको लेटर नहीं देती। तो इसका ML मतलब तो ये है ना फिर फ़हीम कि पुलिस जो है वो जो अगर इस तरह से जैसे एहसन जुल्फ़िकार साहब के साथ हुआ जो कुछ भी, उससे पुलिस तो एक डिमोरलाइज हो रही है। पुलिस वैसे ही नहीं चाहेगी कि वो किसी पुलिस मुकाबले में जाए या किसी इस तरह की सिचुएशन में जाए। और ऐसे ही है। दूसरी बात ये है कि जो पुलिस अब एक तो डिमोरलाइज हो रही है तो उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भी आ रही है, डेफिनेटली आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है। डेफिनेटली आ और वो गुस्सा कहाँ उतारेंगे? जब उनके पास असला होगा तो किसके ऊपर उतारेंगे? आवाम से, वो आवाम को ही उतारते हैं वो। और आपको अमूमन ये नज़र आता है, आप देखिए ना जो केसेस हैं, अगर आप उठा के देखें तो जो आवाम से और पुलिस के दरमियान जो खिला है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और आवाम और पुलिस के दरमियान जो होने वाले वाक़यात हैं, मुख्तलिफ़ वाक़यात, उनमें आपको नज़र आएगा कि उन केसेस का जो है ग्राफ जो है वो ऊपर गया है, जिसमें पुलिस ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ कोई ज़्यादती की है। अब ये जो मामला है इसको कंट्रोल उसी वक्त किया जा सकता है जब एयर कंडीशन कमरे में बैठकर पुलिसिंग करने वाले इस बात को समझें कि जिन लोगों को वो पुलिसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उनका भी कोई राइट है। सही बात है। उनका भी महकमे के ऊपर कोई राइट है, उनके
मोराल को अप करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि उनका देखें अब अभी हाल ही में अब कह रहे हैं ना, गुस्सा उतारते हैं वो अगर ये इस तरह की चीज़, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर पे और उनके पास असला भी है। अब हमदान का एक केस हुआ, नकीबुल्ला का केस हुआ, बिल्कुल ऐसे है। इस तरह के कई केसेस हमारे पास बिल्कुल ऐसे ऐसे हैं जो कि लोग नाहक मारे गए, बिल्कुल मासूम लोग मारे गए। होता क्या है बेसिकली कि पुलिस अपनी पावर्स को का नाजायज इस्तेमाल कर जाती है, और ये नाजायज इस्तेमाल वो बाज़-औक़ात तो अफसरान को खुश करने के लिए भी कर रहे होते हैं। और होता है ऐसा कि जनाब हमने एक पुलिस मुकाबला दिखा दिया और ये पुलिस मुकाबले की सूरत में जो है वो अफसर खुश होगा तो रिवार्ड देगा, एक तो रिवार्ड देगा, फिर अफसर खुश होगा, अफसर को ऊपर से और रिवार्ड मिलेगा। तो इस चक्कर में भी बहुत कुछ ख़राब हो रहा होता है। तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा इस हवाले से ख़राब है, और पूरी पुलिसिंग का जो सिस्टम है ना, मैं तो ये समझता हूँ ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। क्योंकि एयर कंडीशन कमरों में बैठ कर काम करने का नाम पुलिसिंग कतन नहीं है। क्राइम कंट्रोल करना है तो आईजी से लेकर पुलिस कांस्टेबल तक की जिम्मेदारी जो है वो क्राइम कंट्रोल करना है। ऐसा लगता है जैसे पुलिस इस वक्त सारे का सारा तवज्जो जो है वो ई चालान के ऊपर दे रही है। ई चालान है, पुलिस और क्या कहते हैं, वीआईपी की ड्यूटीज़ हैं। बाकायदा कराची पुलिस का एक महकमा जो है वो अलग करके उसके अफसरान, उसके एहलकारों को जो है वो वीवीआईपी ड्यूटीज़ पे तैनात कर दिया गया है। फिर क्या बताऊं मैं आपको कि क्या सिचुएशन है। कभी जो है वो पुलिस के ऊपर जो है किसी और दिन फिर हम बात करेंगे, वरना बड़ी तवील हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप बताइएगा व्यूअर्स के आपको आज की डिस्कशन कैसी लगी, और पुलिस का जो डीमोरलाइजेशन के ऊपर हमने बात की है, फ्रस्ट्रेशन की ऊपर बात की है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फ़हीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।